आपको क्या करना चाहिए, अब आपने जो चैप्टर नंबर 6 कर लिया, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब इस चैप्टर को समराइज करना चाहिए। मैंने भी आपको समराइज करके दिया। समराइज किस पर्सपेक्टिव में करना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो आपने समराइज करना है वो रिएक्शंस की पर्सपेक्टिव में करना है। ये अहम बात है और ये तमाम बातें अब आपको जो कल से जो आपकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने जा रही है उसके अंदर जो हमारा मेन फोकस है वही हमारे रिएक्शंस हैं। आपका भी मेन फोकस क्या होना चाहिए, रिएक्शंस ही होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर आपका मेन फोकस थ्योरी है जी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप क्या 50 मार्क्स 85 में से 50 मार्क्स भी नहीं ले सकेंगे। मैं 50 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। अगर आपका जो मेन पर्सपेक्टिव है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को अगर आप थ्योरी बेस्ड फोकस करके पढ़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं जी। आपने जो फोकस करके पढ़ना है वो रिएक्शन बेस्ड फोकस करके पढ़ना है, यानी आपकी जो तवज्जो है जी उसमें आपकी 85% जो कंसंट्रेशन है वो इक्वेशंस के लिए होनी चाहिए। उसके बाद जो 50% कंसंट्रेशन बनी वो आपकी किसके लिए होनी चाहिए, थ्योरी के लिए होना चाहिए जी। तभी आप 80 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकेंगे। तो आपका जो फोकस है वो रिएक्शंस होना चाहिए। अगर आप इसको थ्योरेटिकली फोकस कर रहे हैं, आप डेफिनेशन को अगर आप फोकस कर रहे हैं, आप थ्योरी को फोकस कर रहे हैं, आप याद करने को फोकस कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपने किसको फोकस करना है, रिएक्शंस को फोकस करना है। और देखिए रिएक्शंस ही को समराइज करना है। और रिएक्शंस को याद करने का क्या तरीका है जी, मैं अब आपको बता देता हूँ जी। आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, आज चैप्टर नंबर 6 क्योंकि आप मुकम्मल कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 में भी आपके पास रिएक्शंस आए हैं। आप क्या करें, इसको समराइज करें। समराइज करने का मतलब है जी कम से कम जगह में आप इसको लिखें। जितनी कम जगह में लिखेंगे उतना फायदा है जी। जितने ज्यादा रिएक्शन आपके एक पेज पे होंगे उतना ज्यादा आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो आपने कहाँ कहाँ रिएक्शंस पढ़े, आपने जो पहला रिएक्शन पढ़ा था वो पढ़ा था जी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो आपने हेडिंग डालनी चाहिए आपको फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया डालने के लिखने के बाद फिर आपने क्या लिखना चाहिए जी, फिर आपने इस यूरिया के रिएक्शंस को लिखना चाहिए। यूरिया का रिएक्शन आपने किस तरह से पढ़ा था, आपने पढ़ा था जी अमोनियम सल्फेट को। देखिए जब आप बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपने आप से और आप लिख रहे हैं केमिस्ट्री के जबान में। आपने कहा जी अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन जब पोटेशियम साइनेट से करवाया गया तो उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, अमोनियम साइनेट मिला और पोटेशियम सल्फेट मिला। और जब अमोनियम साइनेट को आपने क्या किया जी, बॉयल किया। किसकी प्रेजेंस में बॉयल किया, वाटर की प्रेजेंस में बॉयल किया। तो इसके नतीजे में आपको क्या हासिल हो गया, यूरिया हासिल हो गया जी। तो अगर ये बगैर देखे आप ये लिख सकते हैं, देखिए जाहिर सी बात है पहली बार तो आप कभी भी बगैर देखे नहीं लिख सकेंगे, ठीक है जी। तो पहली बार तो आपको देख के लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जब 2-4 दिन बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो जिस तरह मैंने ये पहला रिएक्शन आपको लिख के दिखाया इस तरह से आपने रिएक्शन लिखने हैं। इस तरह से अपने दिमाग में आपके रिएक्शन होने चाहिए। तो अगर इस तरह से रिएक्शन आपके दिमाग में है तो इसका मतलब है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है। आपने जैसी इक्वेशन पे कमांड हासिल कर ली तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं रही। अब वो बच्चा क्या कर रहा है जी, बच्चा ये कर रहा है जी इसकी थ्योरी याद करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है जी, वो रट्टा लगा रहा है जी कि व्हेन अमोनियम सल्फेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम साइनेट it results in the formation of ammonium cyanide, and when ammonium cyanide is boiled in the presence of water it gives urea। 50 बार उसने ये रिवाइज किया और उसके बाद उसने 4 बार इसको लिख के भी याद किया। इक्वेशन उसका फोकस है ही नहीं। इम्तिहान में भी वो जो है ना क्या कहते हैं, हेडिंग डालने के बाद ये वर्ड लिखेगा, इक्वेशन उसको लिखनी आती नहीं होगी। तो भाई जब आप इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो उसने थ्योरी पे नंबर थोड़ी देने हैं आपको, उसने नंबर तो आपको इक्वेशन पे देने हैं। तो बराए मेहरबानी आप इक्वेशन को फोकस करें। अगर आप इक्वेशन को फोकस करेंगे, देखिए अल्फाज लिखना क्या मुश्किल है। जब आपने ये पूरा रिएक्शन लिख लिया तो ज्यादातर अब आपको पहले अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर अल्फाज लिखने के लिए आएगा ही नहीं। अगर अल्फाज लिखने के लिए आ भी आता है तो अल्फाज आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका चेक करेगा सवाल वो आपकी हेडिंग को चेक करेगा और हेडिंग को चेक करने के बाद वो देखेगा जी कि आपकी इक्वेशन सही है। अब आपने यहाँ वर्डिंग लिखी हो या नहीं लिखी हो, क्योंकि आपकी इक्वेशन सही है तो वो आपको 1 नंबर दे देगा। तो आपने देखें ख्याल क्या रखना है, इक्वेशन को फोकस करना है। अगर आपको इक्वेशन याद हो गई
तो वर्डिंग खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। तो आपने फोकस क्या करना है, इक्वेशन को फोकस करना है। तो ये आपने पहली इक्वेशन पढ़ी थी, आपने इसको लिखा। उसके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि दूसरी इक्वेशन मैंने कहाँ पढ़ी है, तो दूसरी इक्वेशन आपने कहाँ पढ़ी है जी, क्रैकिंग के अंदर पढ़ी है। तो आपने पढ़ा था जी क्रैकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर आपने किसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी, प्रोपेन बनाया था। देखिए अब आपको नोमेनक्लेचर आपको आते हैं। प्रोपेन अब आपको फौरन लिखना आना चाहिए जी। प्रोपेन को मैंने ब्रेक किया था, प्रोपेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेकिंग, सॉरी हाँ कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेकिंग हो रही है, तो उसका मतलब है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब ये दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो उसके दरमियान, इस कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम आपको पता है, ये क्या कहलाता है, प्रोपेन कहलाता है। इस कंपाउंड का नाम पता है आपको, क्या कहलाता है, प्रोपीन कहलाता है जी। तो आपने हेडिंग डाली क्रैकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और उसकी इक्वेशन आपने लिख दी, तो ये दो इक्वेशन आपकी समराइज हो गई। इसी तरह फिर आप तीसरी इक्वेशन को समराइज करें, जिसके अंदर आपने पढ़ा था क्रैकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। उसके बाद चौथी इक्वेशन आपने क्या पढ़ी है जी, क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन प्रोपेन। पांचवी इक्वेशन आपने क्या पढ़ी है इसके अंदर जी, क्रैकिंग ऑफ हैवी गैस ऑयल। उसके बाद फिर आपने पढ़ा है एडिशन पॉलीमराइजेशन, फिर आपने पढ़ा है जी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसके बाद आपने, ठीक है जी, तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी है जी। कोई और इक्वेशन पढ़ी है आप, अच्छा वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने का तरीका पढ़ा है। मेरे ख्याल में यही तमाम इक्वेशन आपने पढ़ी है। जो 5-6 इक्वेशन आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, उन इक्वेशन को आप इस तरह से एक पेज पर लिखें, कम से कम जगह पे लिखें जी, ताकि चैप्टर नंबर 6 की तमाम इक्वेशन आपके पास एक पेज पे आ जाए। 2-4 दिन बाद जब आप इसे उठाएं, देखिए थ्योरी के लिए आप इसको उठाइएगा या आप 15 से 20 दिन बाद उठाएं, डेफिनेशन आप एक जगह कर लें। आप जो लॉन्ग सवाल हैं वो तो फिर आपको देखने ही पड़ेंगे जी। तो इनको आप 15 से 20 दिन बाद या महीने बाद भी उठाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। लेकिन इक्वेशन को आपने हर 3 दिन बाद, हर 5 दिन बाद आपको उठाना पड़ेगा। और वो सफ़ा आप देखें जी, उस सफ़े पे जो 6 इक्वेशन आप देखें, उसको आप एक बार रिवाइज कर लें। एक बार रिवाइज करने के बाद आप उसको लिखने की कोशिश करें कि जिस तरह आपने जो पहली बार है, ये आपने पहली बार देख कर लिखा था। अब आप जब दूसरी बार लिखें तो कोशिश करें कि आप बगैर देखे लिखें। 8-10 दिन बाद उठाएं, फिर आप देखें, बगैर देखे लिखें। हो सकता है शुरू में आप बगैर देखे ना लिख सकें, आपको देख के लिखना पड़े। लेकिन जिस दिन आप इसे बगैर देखे लिखना शुरू हो गए, इसका मतलब ये है कि खुद ब खुद इक्वेशन बैंक आपका क्या हो रहा है जी, मजबूत होता चला जा रहा है। तो ये जो आपके 250 इक्वेशन हैं, ये आपको खुद ब खुद इस तरह से जहन नशीन हो जाएंगी। तो अपने आप से बात करें, अपने आप से बात करने के बाद उसको केमिकली इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। फोकस क्या होना चाहिए, आपका हेडिंग फोकस होना चाहिए, और दूसरा फोकस क्या होना चाहिए, ये आपकी इक्वेशन फोकस होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आराम से 80+ मार्क्स अटेन कर लेंगे और आपको केमिस्ट्री के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से चल रहे हैं जी, तो यकीनन आपकी आखिर में यही कंप्लेन होगी जी कि हम सर इक्वेशंस का क्या करें, हमें बड़ी परेशानी हो रही है जी। आप आखिर में मेरे पास आएंगे जी, तब भी मैं आपको यही कहूँगा, उस वक्त वक्त कम रह जाएगा, उस वक्त फिर आपको इस तरह से चलना मुश्किल होगा जी। तो आप शुरू दिन से इस तरह से चलने की कोशिश करें ताकि आपको आसानी रहे जी। तो ये इक्वेशंस पे काबू पाने का यही तरीका है जी। जिस वक्त मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी इक्वेशन पर इसी तरह काबू पाया था, और ये जो कोई 300 350 इक्वेशंस थी उसको मैंने इसी तरह जहननशी किया था। और तो एक तरीका ये है जी, और ये आपने समराइज कर लिया। और समराइज करने के बाद क्योंकि आप अगली सीरीज पे जा रहे हैं, और अगली सीरीज के अंदर जो मेन फोकस है वो हमारी इक्वेशंस ही हैं। हम जो लेक्चर के अंदर भी जो हमारा मेन फोकस होगा वो इक्वेशन ही होगा जी। तो आप इसी तरह इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की इक्वेशन को समराइज करेंगे। तो पहला काम आपका क्या होगा जी, पहला काम आपका होगा जी इन इक्वेशन को समराइज करना। जब आप इन इक्वेशन को समराइज कर लें तो उसके बाद आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का मतलब जी कि जब आपने समराइज किया है तो यकीनन आपने इसको देख कर लिखा होगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस आप बगैर देखे लिखें। अब प्रैक्टिस करने के बाद अब आपका काम है जी कि आप असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। देखिए मैक्सिमम जो फायदा होगा वो इस तरतीब से चलने में है। अगर आप इस तरतीब से नहीं चलेंगे और अपनी तरतीब से चलेंगे जी, तो देखिए आपको फायदा तो होगा, लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है, जो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो आपको इस तरीके में चलना पड़ेगा जी। तो आपने पहले इसको समराइज करना, यानी पहले तो आप लेक्चर लें। तो आपने लेक्चर लिया,
लेक्चर लेने के बाद आपने क्या जी, उसके जितने भी रिएक्शन हैं उसको आपने क्या कर दिया जी, समराइज कर दिया। समराइज करने के बाद आपने क्या किया, उसकी प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद आपने क्या किया जी, असाइनमेंट को अटेम्प्ट किया जी। उसके बाद फिर आप असाइनमेंट को आप सबमिट करेंगे। तो जब आप असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अब से लेकर इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी इस लेक्चर सीरीज है उसके अंदर आपको जब आप असाइनमेंट मुझे सबमिट कर देंगे तो मैं आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन क्या करूंगा जी, सेंड करूंगा। उस सोल्यूशन से आप अपने असाइनमेंट को टैली करें ताकि आपको अंदाजा हो जी कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो जब आपके पास सोल्यूशन होगा तो ये सोल्यूशन फिर आपके पास आगे की भी काम आएगा जी। तो ये तरीका है, इस तरीके पे आप चलेंगे जी। और जब आपको सोल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा तो उसके बाद फिर आपका आखिरी तरीका क्या है जी, कि फिर आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें जी। जितने लेक्चर हैं उतने ही असाइनमेंट होंगे और उतने ही टेस्ट होंगे, इसका ख्याल रखिएगा जी। तो और हर लेक्चर के बाद, हर 2 या हर 3 लेक्चर के बाद हमारी फिर जूम पर डिस्कशन की क्लास भी होगी, क्योंकि ये सबसे ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो जूम की क्लास को हम एक काम तो करेंगे जी, प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड इक्वेशंस। ठीक है जी, क्योंकि ये जब आप लेक्चर कवर करते जाएंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, मिक्स होती चली जाएंगी। तो यानी मिसाल के तौर पे आपने अल्केन की इक्वेशन, अल्केन पढ़ लिया, तो अल्केन को आपने अलग से प्रैक्टिस करनी है जी। उसके बाद जब आप अल्कीन पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है अब 2 फैमिलीज की इक्वेशन एक जगह आ गई। तो आपने जो प्रैक्टिस करनी है इनिशियली, वो आपने हर फैमिली की अलहदा से प्रैक्टिस करनी है, यानी हर फैमिली को अलग से समराइज करना है, हर फैमिली की अलग से प्रैक्टिस करनी है, हर फैमिली की का अलग से असाइनमेंट सॉल्व करना है, हर फैमिली का आपको अलग से सॉल्यूशन सेंड किया जाएगा, हर फैमिली का आपने अलग से टेस्ट देना है। लेकिन जो जूम की क्लास होगी उसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, इनकी कंबाइंड प्रैक्टिस करवाएंगे जी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम इक्वेशन पे कमांड हासिल होना शुरू हो जाए जी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके कंबाइंड टेस्ट भी लेंगे। तो आपका जो आखिरी पर्सपेक्टिव है जी, जो आप स्टार्ट करेंगे तमाम लेक्चर्स के कंप्लीट होने के बाद, वो आप इसकी कंबाइंड स्टडी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो आपके लेक्चर्स हैं उनको आपने अलहदा अलहदा से काबू पाना है जी। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा।